एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी बहुत ही अच्छा दिन है। 22 जनवरी का क्योंकि भारत के अंदर आज के दिन सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भारत के अंदर आज ही जो कि राम मंदिर बनने जा रहा है, उसका भव्य उद्घाटन हो रहा है। तो आज ही के दिन काफी शुभ है, तो आज से ही हम राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी की हमारी फर्स्ट क्लास है। इसके अंदर देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हम सबसे पहले नामकरण से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट कर उसका सबसे पहले कोई ना कोई नाम होना चाहिए। तो हम राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान नाम कैसे आया, इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, राजस्थान के नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, राजस्थान ब्रह्मवर्त, सबसे पहले नाम क्या मिलता है, ब्रह्मवर्त मिलता है। राजस्थान का नाम ये किस में मिलता है, वेदों के अंदर, क्योंकि भारत का इतिहास किससे जाना जाता है, वेदों से। जब सबसे पहले इतिहास किसमें है, वेदों में है। तो ब्रह्मवर्त में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान को ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता है। किसमें, वेदों के अंदर। वेदों में वेदों के रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि। वेदों के रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि। वेदों में भी प्रथम वेद कौन से, ऋग्वेद। ये उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद मिलता है। वेद कितने, 4 वेद है। वेद कितने, 4 वेद है। प्रथम ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा वेद कौन सा है, सामवेद। चौथा वेद कौन सा है, यजुर्वेद। ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद, 4 वेद है। 4 वेदों में सबसे प्रथम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, जिसके अंदर 1024 संहिताएं हैं। तो और 10 भाग इसके अंदर। तो ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद के इन वेदों की रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। ऋग्वेद की रचयिता महर्षि वाल्मीकि। इसमें अंदर वेदों में क्या नाम मिलता है, राजस्थान का ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। फिर हम देखते हैं राजपूताना, इसको मैं इरेज करना पड़ेगा, फिर वरना हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए इसको इरेज करते हैं। देखो, राजपूताना शब्द का उल्लेख किया था 1800 के अंदर, 1800 ईस्वी के अंदर। किसने किया था, हिंदी में थोड़ी सी वीक हो सकती है, जॉर्ज थॉमस ने लिखा था। जॉर्ज थॉमस ने यूज किया था, वर्बली यूज किया था, राजपूताना शब्द का मौखिक यूज किया था। किसने, राजपूताना शब्द का 1800 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में इसका लिखित प्रमाण मिलता है, कब का मिलता है, 1805 ईस्वी का लिखित प्रमाण मिलता है। किसमें मिलता है, इनकी एक पुस्तक लिखी थी, किसने, विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी, किस नाम से पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो देखो, पुस्तक के नाम से पता लग रहा होगा कि ये जो जॉर्ज थॉमस थे क्या करते थे, मिलिट्री के अंदर थे। उनको अपनी मेमोरिया यानी जो उनकी यादें थी, उनको एक पुस्तक लिखी गई थी उनकी यादों के बारे में। तो किसने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। इसका प्रकाशन किसने किया था, लॉर्ड वेलेज़ली ने। इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। पुस्तक लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस कौन थे, जॉर्ज थॉमस ये जो मराठा शासक थे। मराठा शासक कौन थे, सिंधिया थे, दौलतराव सिंधिया थे। दौलतराव सिंधिया के क्या थे, ये कमांडर थे। विलियम जॉर्ज थॉमस मराठा शासक दौलतराव सिंधिया के कमांडर कौन थे, जॉर्ज थॉमस। उनकी पुस्तक लिखी विलियम फ्रैंकलिन ने, किस नाम से, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसका प्रकाशन किसने किया था, लॉर्ड वेलेज़ली ने किया था। तो इसके बाद हम देखते हैं राजस्थानिया दित्य। अब आप ये समझ गए हो, तो हम इसको इरेज करके करना पड़ेगा, इसको इरेज करते हैं। जोर से मुझे दिखा रहे हैं। हाँ, अब देखो, यह राजस्थानी द्वितीय कहाँ मिलता है, ये मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। बसंतगढ़
शिलालेख के अंदर, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर क्या मिलता है, राजस्थानी द्वितीय के नाम से हमें उल्लेख मिलता है। ये शिलालेख कब का था, ये शिलालेख था 682 विक्रम संवत का, 682 विक्रम संवत का। अगर इसको हम ईसवी सन में चेंज करना चाहते हैं तो 625 ईसवी सन का, क्योंकि विक्रम संवत और ईसवी सन में कितनी ईयर्स का डिफरेंस होता है, 57 वर्षों का, 57 वर्षों का दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो आप 82 में से 57 माइनस करोगे तो आप 625 ईस्वी सन आ जाएगा, या फिर इसमें 625 में 57 ऐड करोगे तो 682 ईस्वी विक्रम संवत आ जाएगा। आपको जैसे ईस्वी सन चल रहा है तो इससे आपको, जैसे अभी चल रहा है 2024 चल रहा है, इससे आपको कहाँ पूछना है, विक्रम संवत पे पूछना है। तो इसके अंदर क्या ऐड कर दो, 57 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 कैरी 1 8 या 02, 2081 विक्रम संवत अभी चल रहा है। और जो अपन जो मनाया जाता है ना, जैसे कि 1 अप्रैल से नया बजट स्टार्ट हो जाता है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से क्यों होता है, क्योंकि विक्रम संवत का जो नव वर्ष मनाया जाता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, इसलिए 1 अप्रैल से हम यहाँ क्या मनाते हैं, जो अपना नया बजट चलता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो देख लिया आपने, राजस्थानी द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी सन का ये था। और ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, सिरोही से। सिरोही के अंदर एक बसंतगढ़ नाम से बसंत एक स्थान है, वहां से शिलालेख प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, बसंतगढ़ शिलालेख रख दिया गया। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये चित्तौड़गढ़ अभिलेख के अंदर भी प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो राजस्थानी द्वितीय अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ मिलता है, चित्तौड़गढ़ शिलालेख के अंदर, चित्तौड़गढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है, जो कि कब का है, ये 532 ईस्वी का है। 532 ईस्वी सन का कौन सा, चित्तौड़गढ़ शिलालेख है 632 ईस्वी का। ये बसंतगढ़ शिलालेख है, तो ये किस शासक के टाइम का है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख से एक इतिहास और जुड़ रहा है, तो इसलिए बसंतगढ़ शिलालेख इंपोर्टेंट हो जाता है। तो अब बसंतगढ़ शिलालेख किसके टाइम का, ये चावंडा वंश के शासक थे, महान प्रतापी शासक रहे हैं चावंडा वंश के वर्मलात शासक है, उनका शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। कब का, 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी सन का शिलालेख है। तो हमने देख लिया राजस्थानी द्वितीय कहाँ मिला, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। अब देखते हैं राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें मिलता है पूर्व राजस्थान संघ के नाम से, पूर्व राजस्थान संघ के नाम से मिलता है, जो कि राजस्थान के द्वितीय चरण, एकीकरण के द्वितीय चरण के अंदर राजस्थान का नाम क्या रखा गया था, पूर्व राजस्थान संघ रखा गया था। उसी के अंदर राजस्थान शब्द का प्रथम बार वैज्ञानिक प्रयोग किया था पूर्व संघ के रूप में। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान रजवाड़ा या राजस्थान शब्द। इससे पहले हम देखते हैं मरुकांतार शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये मिलता है मरुकांतार वाल्मीकि पुस्तक की रामायण, इसको इरेज करता हूँ, इसकी बात में लिखता हूँ। वाल्मीकि की रामायण के अंदर क्या मिलता है, रामायण में क्या मिलता है, मरुकांतार शब्द मिलता है। राजस्थान के लिए क्या यूज हुआ है, मरुकांतार शब्द वाल्मीकि की रामायण के अंदर। और राजस्थान ने शब्द का उपयोग जिसने किया है, मेहनत नैन्सी की राजरूपक और वीरबान की राजरूपक और मेहनत नैन्सी की खयात के अंदर उल्लेख किया गया कि इसका राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया, जिसके अंदर राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया, 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया। उसी के साथ राजस्थान शब्द का भी उल्लेख किया गया है। तो हमने देख लिया, सबसे पहले ब्रह्मवर्त वेदों के अंदर मिलता है, महर्षि वाल्मीकि की रचयिता कौन, महर्षि वाल्मीकि थे ऋग्वेद के, तो उन्होंने यूज किया था राजस्थान शब्द के लिए किसका, ब्रह्मवर्त का। फिर बाद में वेदों के कोई, जैसे वेदों का रचयिता यानी उनका संकलन किया था, इन्होंने लिखा नहीं था, वेदों का संकलन किया था, क्योंकि वेद कहाँ से किसी ने लिखे नहीं थे, ये ईश्वरी किताब ईश्वरी मानी जाती है, इसलिए वेदों को संकलित किया गया था, लिखा नहीं गया था।
राजपुताना शब्द किस जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी के अंदर। 1805 में इसका लिखित प्रमाण मिलता है द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर, जो किसने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी, और प्रकाशन किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इसके बाद हमने देखा था राजस्थानी द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर 682 विक्रम संवत का 625 ईस्वी सन का है, और 57 वर्षों का डिफरेंस होता है किसमें, विक्रम संवत और ईस्वी सन के अंदर। फिर हमने देखा मरुकांतार शब्द, इसका वाल्मीकि ने यूज किया था किसमें, रामायण के अंदर। फिर हमने देखा राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, राजस्थान शब्द का उपयोग हमें एकीकरण के द्वितीय चरण के अंदर राजस्थान या राजस्थान पूर्व राजस्थान संघ के रूप में जिसका उल्लेख हुआ था। और फिर यही इसके बाद में देखते राजस्थान राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का उल्लेख कब हुआ था। राजस्थान या फिर राजस्थान या रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने इन शब्दों का उल्लेख किया था। राजस्थान राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने किया था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे लिंगस्टन के अंदर। लिंगस्टन नाम का शहर है कहाँ, स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड के अंदर लिंगस्टन नाम का शहर है, वहां के रहने वाले कौन है, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने किस राजस्थान रजवाड़ा या फिर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए। इनकी एक फेमस पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का नाम क्या है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से पुस्तक थी किसकी, कर्नल जेम्स टोड की, और जिसका प्रकाशन किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड की वाइफ थी, उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। तो अब देखो इसके अंदर इसका दूसरा नाम क्या है, द वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान। वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान नाम से भी इस पुस्तक का दूसरा नाम है द वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इसके अंदर राजस्थान के अंदर किस शब्द का उल्लेख किया था, राजस्थान रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड यहाँ एजीजी बन के आए थे, ये एजीजी ने ये अदर पोस्ट पे थे ये। तो इन्होंने राजस्थान का इतिहास है इसको एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया था, उसमें काफी हद तक ये सफल भी रहे थे। तो हमने राजस्थान शब्द के बारे में देख लिया। ब्रह्मवर्त, सबसे पहले देखा हमने ब्रह्म शब्द का उपयोग उल्लेख कहाँ मिलता है, वेदों के अंदर मिलता है। फिर बाद में हमने देखा राजस्थानी द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर, जो कि 625 ईस्वी सन का है, उसके अंदर राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हमने देखा राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था 1800 ईस्वी के अंदर, किसने किया था, ये जॉर्ज थॉमस ने किया था। इसके बाद हमने देखा 1805 के अंदर उनकी पुस्तक किसने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। क्या लिखी, कौन सी पुस्तक थी, द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के नाम से ये पुस्तक लिखी थी, जिसका प्रकाशन किसने किया था, विलियम। इसका प्रकाशन जो पुस्तक राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस की पुस्तक द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसके लेखक कौन थे, विलियम फ्रैंकलिन थे। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका प्रकाशन किया था इस पुस्तक का, और जिसके अंदर 1805 ईस्वी के अंदर राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण हमें मिलता है। इसके बाद में हमने देखा था राजस्थानी द्वितीय राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, ये किया गया था एकीकरण के द्वितीय चरण के अंदर, किस नाम से, इस चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। उसके अंदर राजस्थान शब्द यहाँ आ रहा है बीच में, पूर्व राजस्थान संघ के बीच में क्या है, राजस्थान शब्द आ रहा है, तो यहाँ राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में देखा राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया था, जो कहाँ के थे, लिंगस्टन स्कॉटलैंड के थे, वो अंग्रेज कमांडर थे। ये भी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान इनकी पुस्तक है, जिसके अंदर राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का हमें प्रयोग मिलता है। अब कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे, इनके गुरु थे ज्ञान यति चंद्र, इनके गुरु थे ज्ञान यति चंद्र, जो कि कहाँ के थे, माउंट आबू सिरोही के अंदर रहते थे। वहीं पे उन्हीं को गुरुओं का शिखर किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने ही माउंट आबू को क्या कहा है, गुरुओं का
शिखर कहा है उसी को, इसीलिए उसका नाम क्या है, गुरु शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो गुरुओं का शिखर किसने कहा था, कर्नल जेम्सटोन ने कहा था। वहाँ का जो एनवायरनमेंट, वहाँ खूब सारे मंदिर है, इसलिए इन्होंने धार्मिक स्थल की पर्पज से उसको क्या कहा गया था, गुरुओं का शिखर उसको कहा था। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमने नामकरण के बारे में देख लिया, इसके आगे हम राजस्थान का क्षेत्रफल विस्तार के बारे में देखते हैं। अब हम राजस्थान का क्षेत्रफल देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और अगर मील में देखें तो 1,32,129 किलोमीटर माइल स्क्वायर होते हैं। माइल स्क्वायर, माइल के अंदर देखें तो 1,32,129 वर्ग माइल स्क्वायर, और किलोमीटर में देखें तो 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर। और जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य। अब ये सबसे बड़ा राज्य कब बना था, तो ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना था 2000 के अंदर। 2000 के अंदर कब बना था, क्योंकि एमपी से क्या अलग हो गया था, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। इससे पहले सबसे बड़ा राज्य क्या था, छत्तीसगढ़ था। अब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। तो अब राजस्थान भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो ये प्रतिशत के अंदर देखें तो प्रतिशत में 10.41% हिस्सा भारत का हिस्सा किसके हैं, राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा है, जो कि राजस्थान का जिला है। क्या नाम है इसका, एक मिनट ये इरेज करते हैं। जो प्रतिशत 10.41%, ये राजस्थान का जिला जैसलमेर का जितना प्रतिशत राजस्थान का लगभग उतना ही प्रतिशत राजस्थान भारत का उतना प्रतिशत क्षेत्रफल के अंदर है। तो ये भी लगभग 10.11% के समथिंग आता है जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के अंदर। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने क्षेत्रफल देख लिया, क्षेत्रफल के बाद में अब आगे हम देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने हैं। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 50 जिले हैं। 50 जिले हैं। तो इससे पहले राजस्थान में कितने जिले थे, इससे पहले राजस्थान के अंदर 33 जिले थे। तो कितने जिले नए ऐड किए, 19, और दो पुराने जिलों को ही तोड़ के बनाया गया, तो इसलिए 2 माइनस हो जाएंगे, तो टोटल जिले कितने होंगे, 50 जिले हो गए। और संभाग कितने, वर्तमान में संभाग 10 संभाग है, 10 संभाग है। नवीनतम संभाग कौन कौन से, नवीनतम संभाग के अंदर कितने, 3 नए संभाग ऐड हुए हैं। क्या नाम है, एक तो बांसवाड़ा, सीकर और पाली, ये 3 नए संभाग ऐड हुए हैं। इनको याद करने की ट्रिक है, बांसी पाली। याद करने की ट्रिक क्या है, बांसी पाली, बांस से बांसवाड़ा, सी से सीकर, पाली से पाली आ जाएगा। तो ये 3 नवीनतम संभाग है। इसके साथ ही ये अस्तित्व में कब आए थे, नए जिले नए संभाग अस्तित्व में कब आए थे, ये आए थे 7 अगस्त 2023 को। घोषणा तो मार्च के अंदर हो गई थी, लेकिन ये जबकि ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में इन्होंने वर्क करना कब से स्टार्ट किया था, 7 अगस्त 2023 को ये नए जिलों ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। जबकि आज की वर्तमान स्थिति में राजस्थान के अंदर 50 जिले हैं, 10 संभागों वाला राज्य राजस्थान बन गया है।
और अब थोड़ा सा हमें इसके इसके दिशा और स्थिति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो भारत की दिशा व स्थिति। सबसे पहले भारत के संदर्भ में देखते हैं, भारत के संदर्भ में। इसके बारे में देखेंगे एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में। इसके बाद में हम देखेंगे विश्व के संदर्भ में। और इसके साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार भी देखते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार संदर्भ में देखते थे। अब देखो भारत के संदर्भ में राजस्थान कहाँ आता है? उत्तर पश्चिम के अंदर आता है। उत्तर पश्चिम के अंदर, भारत के अंदर राजस्थान किसी स्थिति के अंदर आता है? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर राजस्थान बसा हुआ है। फिर देखते हैं एशिया के संदर्भ में। एशिया के संदर्भ में जो एशिया के संदर्भ में राजस्थान कहाँ आता है? दक्षिण पश्चिम के अंदर आता है। स्थिति चेंज हो जाती है, यहाँ पश्चिम साथ ही रहेगा लेकिन उत्तर की जगह क्या आ जाएगा? दक्षिण आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम के अंदर राजस्थान है। विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो विश्व के संदर्भ में राजस्थान जो है, क्योंकि भारत कहाँ है? विश्व के संदर्भ में देखें तो भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व के अंदर है। तो राजस्थान कहाँ है? भारत के अंदर। तो भारत अगर उत्तर पूर्व में तो राजस्थान भी कहाँ होगा? उत्तर पूर्व दिशा में। तो भारत विश्व के संदर्भ में कहाँ है? उत्तर पूर्व दिशा में। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार देखते हैं तो कौन से कोण के अंदर है? ये वायव्य कोण के अंदर है, वायव्य कोण के अंदर है। वास्तुशास्त्र के अंदर राजस्थान कौन से कोण के अंदर है? वायव्य कोण के अंदर है। तो देखिए भारत के संदर्भ में राजस्थान का उत्तर पश्चिम के अंदर है। एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम के अंदर है। विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व के अंदर है। और वास्तुशास्त्र के संदर्भ में वायव्य कोण के अंदर है। तो इसके साथ एक बार इसको इरेज करके हम देखो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान की सीमा रेखा। राजस्थान की सीमा कितनी है, यानी बाउंड्री कितनी है राजस्थान की? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की बाउंड्री कितनी? 5,920 किलोमीटर राजस्थान की पूरी बाउंड्री है। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी, सीमा कितनी है? इसमें से 1070 किलोमीटर सीमा रेखा कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो कि किससे लगती है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से लगती है कितनी? 1070 किलोमीटर सीमा रेखा किसकी लगती है? राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है। इसके साथ अब यहाँ इसका आगे हम सीमा रेखा के बारे में अगले चैप्टर के अंदर आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ हम बेसिक सा पढ़ रहे हैं। और अब देखो राजस्थान की सीमा रेखा, बची हुई सीमा रेखा क्या? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4,850 किलोमीटर। 4,850 किलोमीटर सीमा रेखा कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है। इसके अंदर नंबर 1 पे किस पे लगती है? पंजाब से। उत्तर में किससे लगती है? पंजाब से लगती है। फिर बाद में उत्तर पूर्व के अंदर किससे लगती है? हरियाणा से लगती है। उत्तर में पंजाब से, उत्तर पूर्व के अंदर हरियाणा से। फिर बाद में उत्तर पूर्व के बाद में आ जाते हैं दक्षिण पूर्व की सीमा किससे लगती है? एमपी से लगती है या मध्य प्रदेश से। पूरा लिखते हैं तो मध्य प्रदेश से लगती है। फिर बाद में इसके बाद में मध्य प्रदेश के बाद में सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। पंजाब इसके बाद गुजरात से नहीं,
यहाँ लगेगी उत्तर प्रदेश से। मैंने सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है कि उत्तर प्रदेश से। इसके बाद 5 नंबर पे किससे लगती है? गुजरात से लगती है। तो 5 राज्यों से सीमा लगती है, पंजाब से, पंजाब के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। सबसे कम सीमा रेखा कितनी? 89 किलोमीटर की सीमा रेखा किससे लगती है? पंजाब से लगती है। और सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा राजस्थान की किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। यहाँ 2 जिलों की सीमा लगती है किससे? पंजाब के दो जिलों की सीमा लगती है 89 किलोमीटर की राजस्थान की। और मध्य प्रदेश से कितनी? 10 जिलों की सीमा लगती है। कितने से? 10 जिलों से। अब शायद बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी जिलों की संख्या बढ़ी है, तो सीमा रेखा में बनने वाले जिले भी कुछ ऐड हुए हैं, तो इसलिए जिले और ऐड हो सकते हैं, इसलिए जिलों की संख्या आगे पीछे हो सकती है। लेकिन पुराने जो 33 जिलों के अनुसार देखें तो यहाँ 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती थी, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान के टच में। तो 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा किससे लगती है? राजस्थान से मध्य प्रदेश से। और 89 किलोमीटर पंजाब से सीमा लगती है। तो ये हो गया सीमा रेखा के बारे में हमने देखा। तो अब हम देखते हैं अब हम राजस्थान को देखें। राजस्थान एकीकरण से पहले राजस्थान के अंदर कितने, तो एकीकरण से पहले देखते हैं थोड़ा सा और इसके पीछे जाते हैं। एकीकरण से पहले की स्थिति देखें तो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। इसमें ठिकानों का नाम लिखना चाहे तो नंबरेक, लावा, कुशलगढ़, निमराना, ये 3 ठिकाने थे। और एक क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। उन एकीकरण से पहले राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों में लावा, कुशलगढ़, निमराना। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ मेर जनजाति के लोगों की अधिकता होने के कारण इसको मेरवाड़ा कहा जाता था। और यहाँ अब ये अजमेर मेरवाड़ा ही ये 1956 तक ये क्या रहा था? इस अपना खुद का अस्तित्व में रहा था, क्योंकि इसका अलग से प्रधानमंत्री भी इसका अलग से हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा का। तो 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण का 7वां चरण था, एकीकरण के 7वें चरण के अंदर राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था, तब अजमेर मेरवाड़ा का अस्तित्व खत्म हुआ था। इससे पहले अजमेर मेरवाड़ा एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1956 तक चल रहा था। एकीकरण के बाद में इसको एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा को विलय किया गया था। तो अब देखते हैं कि एकीकरण राजस्थान का एकीकरण करने के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि एकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई। तो एकीकरण के लिए यहाँ रियासती विभाग गठित किया गया था। एक रियासती विभाग गठित किया था। कब किया गया था? रियासती विभाग गठित किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और सचिव भी बनाया गया था। एक सचिव बनाया था, सॉरी हिंदी थोड़ी कमजोर हो सकती है मेरी। सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि क्या थे उस टाइम, होम मिनिस्टर भी रहा करते थे, होम मिनिस्टर थे, और इसी के साथ इनको ये रियासती विभाग का अध्यक्ष भी बना दिया। तो इसके बाद इनके पास वर्कलोड बढ़ गया था, तो इसलिए इनको सचिव भी दिया गया वीपी मेनन को। तो इनकी अध्यक्षता के अंदर रियासती विभाग बनाया गया। ये विभाग गठित कब हुआ था? ये गठित हुआ था 5 जुलाई 1947 को ये गठित हुआ था। रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई के सहयोग से ही ये राजस्थान, पूरे भारत का एकीकरण होना संभव हो पाया था। इसीलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो कि कहाँ है? केवड़िया, गुजरात के अंदर। इनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है केवड़िया, गुजरात के अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखो इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर लगभग पूरे भारत का विलय एकीकरण का प्रक्रिया बहुत ज़्यादा प्रोसेस स्पीड में हुई थी। तो इन्होंने एक आदेश निकाला था कि 10 लाख से अधिक की जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक की आय जिस भी राज्य की होगी, जिस भी रियासत की होगी, वो तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। इसके अलावा जितनी भी छोटी रियासत है उनको किसी में भी विलय होना पड़ेगा, या तो भारत संघ में विलय हो जाए या फिर वो एक दूसरी रियासत, बड़ी रियासत के अंदर विलय हो सकती है। अकेला अस्तित्व, अपने स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती है। तो इसके बाद यह एकीकरण की प्रक्रिया बढ़ गई, क्योंकि उस समय राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जिनके अंदर 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक की आय थी। तो उसके अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी रियासत मेवाड़ रियासत उदयपुर आती थी, तो उसकी जनसंख्या ये वो इस कैटेगरी में आती थी। दूसरी रियासत आती थी मारवाड़ के अंदर कौन आता था? जोधपुर आता था। इसके बाद इसके अलावा जयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें थी जो इस कैटेगरी को फॉलो करी थी। अदर सभी कैटेगरी, सभी जो रियासत थी वो छोटी रियासत थी, तो वो एक दूसरे के अंदर विलय होने लगे थे, इसलिए एकीकरण। तो इसी के साथ एकीकरण का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और ऐसे चलते हैं 4 7 6 चरण तक तो इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। 7वां चरण के लिए एक आयोग गठित होता है। आयोग का नाम क्या होता है? फैजल अली आयोग गठित होता है। उस आयोग को गठित करने का रीजन क्या था कि कई राज्य भाषाई आधार पर अपने स्वतंत्र अस्तित्व चाह रहे थे, यानी अपना अलग से राज्य गठित होने के लिए मांग कर रहे थे। इसके अंदर आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा नाम आ रहा था, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर भाषाई आधार पर दंगे होने लगे थे। इस वजह से रियासती विभाग, जो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने फैजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। उस आयोग की सिफारिश के आधार पर ही राजस्थान का 7वां चरण कंप्लीट हुआ। 7वां चरण क्यों हुआ था? क्योंकि इसके अंदर जो कि सिरोही का जो आबू देलवाड़ा वाला हिस्सा था वो गुजरात में शामिल कर दिया गया था। वहाँ की जनता चाहती थी कि वो राजस्थान में विलय हो, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको गुजरात के अंदर मिला दिया गया था, क्योंकि वो क्षेत्र एक तो धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण आता था, जबकि इसी के साथ वो पर्यटक की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। क्योंकि यहाँ गर्मियों के दिनों में भी देखा जाए तो माउंट आबू के आसपास बहुत से लोग घूमने जाते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि माउंट आबू में घूमना एक पर्यटक दृष्टि से देखे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, और धार्मिक दृष्टि से देखे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि जो कि गुरु शिखर है, गुरु शिखर कहाँ थी? माउंट आबू सिरोही के अंदर ही आती है। तो उसको गुरुओं का शिखर भी कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स रॉड ने कहा था। इसी कारण आज उसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए वो पर्यटक के और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण दोनों राज्य के अंदर आपसी विवाद चल रहा था। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए फैजल अली आयोग का बहुत बड़ा सहयोग है। तो उसको आबू देलवाड़ा को यहाँ मिला लिया गया। फिर इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के अंदर सिरोज ठप्पा, वो यहाँ उसका थोड़ा सा विवाद चल रहा था, उसको यहाँ आपस में इसको भी उससे विवाद को भी समझाइश से कंप्लीट किया गया। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद इसी के साथ राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा, जो कि एक केंद्र के अंदर था, वो एक केंद्र शासित प्रदेश था, जबकि बाकी उसके आसपास वाली सभी रियासतें एक राजस्थान के अंदर विलय थी। तो ये भी एक बड़ी समस्या आ रही थी कि अजमेर मेरवाड़ा को अलग राज्य रखा जाए या राजस्थान में विलय किया जाए। तो इस समस्या का सुलझाने के अंदर भी फैजल अली आयोग का बहुत बड़ा सहयोग है। तो इन सभी के सहयोग से ये क्या होता है? 7वां चरण कंप्लीट होता है और राजस्थान 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। और इसी के साथ जो आज आप वर्तमान स्थिति देख रहे हो, राजस्थान का जो सीमा क्षेत्र देख रहे हो वर्तमान स्थिति के अंदर, जो कि कितना सीमा क्षेत्र है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल मिला है राजस्थान को, ये पूरा 7वें चरण के बाद ही 1 नवंबर 1956 से राजस्थान का क्षेत्रफल ये है। इससे पहले क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा नहीं था, तो इसलिए ये क्षेत्रफल कम था। तो जो वर्तमान स्थिति राजस्थान की है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे, सीमा रेखा की दृष्टि से देखे, तो राजस्थान की स्थिति कब से स्थिति में आई थी? 1 नवंबर 1956 में आई थी। उस समय राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। उस समय मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। आज मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि राजस्थान पहला भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। और 30 नवंबर को क्या मनाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिन फेमस है। आपको कंफ्यूजन भी होता होगा कि 2 दिन के अंदर, एक बार मैं इसको इरेज करके समझा देता हूँ। तो देखो 30 मार्च को क्या हुआ था? 30 मार्च को क्या था?
30 मार्च 1948। इस टाइम क्या हुआ था 30 मार्च 1948 का एकीकरण का फोर्थ चरण, एकीकरण का फोर्थ चरण कंप्लीट हुआ, चौथा चरण कंप्लीट हुआ था। उसके अंदर 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो 4 बड़ी रियासतें राजस्थान के अंदर विलीन हुई थी। इसी के साथ राजस्थान एक पूरे अपने जो वर्तमान स्थिति उसके अप्रोक्स पहुंचने लग गया था। तो इसलिए उस दिन को क्या मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस के रूप में, क्योंकि राजस्थान उस टाइम ही लगभग कंप्लीट हुआ था। इसलिए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। और 1 नवंबर को क्या हुआ था, 1 नवंबर को 7वां चरण कंप्लीट हुआ था, राजस्थान अपनी वर्तमान स्थिति के अंदर आया था। इसलिए 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। 1 नवंबर को क्या मनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं। 30 मार्च को 1948 को क्या हुआ था, राजस्थान का चौथा चरण कंप्लीट हुआ था, जिसके अंदर 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर विलय, जैसलमेर का विलय हुआ था। इसलिए इसको क्या मनाता है, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो राजस्थान अपनी वर्तमान स्थिति के अंदर आया था, इसलिए इस दिन को क्या मनाते हैं, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे कि राजस्थान में हमने राजस्थान के बारे में ज्योग्राफी में फर्स्ट में क्या पढ़ा, राजस्थान के नामकरण के बारे में। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, राजस्थान के क्षेत्र पर विस्तार के बारे में पढ़ा। विस्तार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अक्षांश व देशांतरीय आधार पर विस्तार जो राजस्थान का कितना, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और इसके साथ ही एकीकरण के जो 7 चरण है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि 7 चरण में कौन कौन सी, प्रथम चरण में क्या कौन कौन सी बड़ी रियासतें विलीन हुई थी, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये कब कब विलय हुई थी। और आपको इसका एकीकरण के जितने भी चरण इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स, इसके साथ ही इसके जो प्रधानमंत्री कौन कौन बने थे उसका भी शॉर्ट ट्रिक, और इसको उद्घाटन किसने किया था, इन सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप मैं नेक्स्ट क्लास में इजीली आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। और इसी के साथ हम जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो, एक टॉपिक कंप्लीट होगा, हम इसके जो पीआईपी क्वेश्चन है वो भी करने की कोशिश करेंगे, वो भी क्वेश्चन साथ में करेंगे। कि इससे मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको करवा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं होने की वजह से हम इस जो अपने पास ये बोर्ड है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम लिखने में, इतना ज़्यादा लिखना और फिर बाद में आपको समझाना, इसलिए थोड़ा सा हार्ड होता है। इसलिए हम यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जितने थोड़ा बहुत आपको 10 से 12 क्वेश्चन हर टॉपिक के हम साथ साथ करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट और करो तो हम जल्दी डिजिटल बोर्ड ले आते हैं। उसके बाद में हम मुझे भी पढ़ाना ईजी होगा और आप लोगों को समझना भी आसान होगा। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं और उनको पढ़ाने में जोर भी नहीं आता, साथ में पीडीएफ अपलोड की होती है तो पीडीएफ से इजीली समझा पाते हैं। लेकिन अपने पास एक बार नहीं है तो एक बार जो है उससे ही काम चलाते हैं। जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आता तब तक इसमें पढ़ते हैं। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इसके लिए आपके भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो आज की क्लास में हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप मस्त स्वस्थ खुश होंगे, ऐसी ही आशा के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।